Hello friends, this is Srishti and welcome to Biology at your fingertips. So इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जो कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग और हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है इसमें। यानी कि फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। और फादर ऑफ फिजियोलॉजी क्लॉड बर्नेट को बोला जाता है। फिजियोलॉजी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जो कि इंक्लूड करता है वेरियस सिस्टम्स को। स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम इसमें किया जाता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में, डिफरेंट नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनका डिफरेंट फंक्शंस होता है और वो हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इस तरह ब्लड का सप्लाई होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह हम लोग एक्सेल करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें कौन कौन सा एंजाइम्स का रोल प्ले होता है। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको जब एक्सपेल आउट करना होता है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट वन, और इस टॉपिक में हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डीपली पढ़ेंगे, यानी कि जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें आएगा उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th के बायोलॉजी के एक चैप्टर से लिया गया है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लोग चाहें तो बायोलॉजी की NCERT 11th की बुक को आप लोग रख के ये वीडियो को देख सकते हैं। दिस विल हेल्प यू मच मोर। सो अब हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और रेस्पिरेशन को एक बायोकेमिकल प्रोसेस इस वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग का प्रोसेस भी हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी हो रहा है, क्योंकि ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं। और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो जो भी फूड हम लोग लिए हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इस वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस को बायोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। आप लोग सभी प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में प्लांट प्रिपेयर्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो यहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, और वही ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। नेक्स्ट वन इज़, जब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो इंट्रासेल्यूलर होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं ऑक्सीडेशन के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नीड ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबको रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे तो उनके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज़ कर जाएगा और ऑक्सीजन अगर वो नहीं ले पाएंगे अपने बॉडी में तो उनके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाएगा और फूड का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि किस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। आप लोग सभी को पता होगा कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें जो गैस होता है उनका एक्सचेंज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ किया जाता है और ऑक्सीजन का इनटेक होता है इन ह्यूमन बींग्स एंड डिफरेंट एनिमल्स। तो इसमें दो तरह से होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और दोनों ही रेस्पिरेशन में डिफ्यूज़न के प्रिंसिपल पे ये बेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज है वो डिफ्यूज़न के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और डिफ्यूज़न का जो प्रिंसिपल होता है उसमें जो फ्लो ऑफ सब्सटेंस होता है वो रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर में या वाटर में ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, यानी हमारे ब्लड का जो ऑक्सीजन है और जो हमारे बॉडी सेल्स का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनमें एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग याद कैसे रखें। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड का है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आएगा वो हमारे बॉडी के बाहर का है, यानी कि वो इन एयर का होगा आइदर या वाटर का होगा। तो यहाँ बॉडी के बाहर का ऑक्सीजन और एक ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, इसलिए ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड का है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी सेल्स का ही है, तो दोनों बॉडी के अंदर का ही है। तो यहाँ जो एक्सचेंज होगा वो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो चाहे इंटरनल रेस्पिरेशन हो, दोनों ही एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल है। और डिफ्यूज़न का प्रिंसिपल जैसे कि हम अभी बताएं उसमें रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस डिफ्यूज़ करके रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द प्रेशर इट एक्सर्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेज, यानी कि कोई भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालें तो वो उसका वही प्रेशर होता है जब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक्सर्ट करता है। और इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ अ गैस इन द मिक्सचर। तो इस फार्मूला से हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं किसी गैस का। और जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर, यानी कि उस गैस का जो कंसंट्रेशन मिक्सचर में कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एक्सप्रेस करते हैं PO2 के फॉर्म में और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्रेस करते हैं PCO2 के फॉर्म में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस। अब जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वहाँ एक सरफेस होता है, तो उसी सरफेस में जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जिस सरफेस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसको रेस्पिरेटरी सरफेस बोला जाता है। उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो थिन होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए गैसेस के लिए, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के सोर्स के कांटेक्ट में होना चाहिए, तब तो वहाँ ये होगा डिफ्यूज़न होगा। इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया भी लार्ज होगा। तो ये सारा अगर क्राइटेरिया फॉलो करता है एक रेस्पिरेटरी सरफेस तो वो एक आइडियल रेस्पिरेटरी सरफेस माना जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब आगे है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वैसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज होता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और लैक्टिक एसिड में। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन
होता है और इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो भी नीचे दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो पायरूवेट बनाता है और पायरूवेट जो है वो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा वहाँ पे वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनाता है। अब आप लोग के लिए एक टर्म ग्लाइकोलाइसिस जो है वो न्यू होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग को अभी तक जो जितना पढ़ें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोग चाहें तो सॉल्व करेंगे तो अब बनेगा।